हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। और रोज की तरह आपके लिए जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है चैप्टर, उसमें अगला टॉपिक लेकर मैं आया हूं आपको और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। बस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपने वीडियो स्किप किया या आखिर तक नहीं देखा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। जो आज का टॉपिक है वो है कोणीय त्वरण, क्योंकि हम अभी वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो उसमें से पहले हम परिभाषा पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन की, और रिलेशन पढ़ चुके हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में। एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है कोणीय त्वरण। ओके, एंगुलर ऐसे रिलेशन। देखिए क्या होता है कोणीय त्वरण, मैं आपको बताऊं। जब वृत्तीय गति की बात चल रही है तो उसमें कहाँ पे कोणीय त्वरण हमको देखने को मिलेगा, क्या परिभाषा होती है कोणीय त्वरण की। और ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको बताऊं। एक तरह से इम्पोर्टेंट मान के चलिए, शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। बाकी इसका एक व्यंजक भी होता है जिसे हम प्रूफ करते हैं डेरिवेशन को, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी परिभाषा पे, और परिभाषा को समझने के लिए हम चित्र से इसका मतलब सहारा लेंगे। तो इस चित्र इसका वृत्तीय गति का भी इस तरीके से चित्र होता है। कोई भी कण किसी एक निश्चित बिंदु के, मैंने मान लिया निश्चित बिंदु O है, इसके चारों तरफ यहाँ पे कोई कण P है, ये P मूव कर रहा है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इसमें होता क्या है, जो कण की चाल है ना वो तो नियत रहती है। इस कण का वेग क्या रहेगा, कण P का वेग नियत रहेगा, लेकिन इसकी दिशा बदलती रहेगी। भाई मैंने बताया ना, इसका जो वेग है वेग की दिशा बदलती रहेगी। कैसे भी, हमें जहां पर भी कण का वेग निकालना है वहां वृत्त को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बिंदु P है ना, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो इसका जो ये आएगा, ये अब इसमें होता क्या है ना, इस बिंदु P का वेग ज्ञात करने के लिए, वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इससे एक वेग वेक्टर खींचते हैं जो यहाँ पर मैंने खींच दिया है। ओके, ये एक वेग वेक्टर है बिंदु P पर, इसे मैंने कह दिया v1। ये वेग वेक्टर है। ओके, वेलोसिटी वेक्टर है ये। ऐसे ही इसे मैंने मान लिया पॉइंट P1, और यहाँ पर मान लिया मैंने पॉइंट P2, और यहाँ पर भी मैं एक वेग वेक्टर खींचूंगा भाई यहाँ पे दिशा ज्ञात करने के लिए। कुछ इस तरीके से आएगा, ये स्पर्श रेखा खींचेंगे हम। तो ये क्या है, एक B2 वेग वेक्टर है हमारे पास, ये है B2। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसमें जो वृत्तीय गति है इसमें चाल तो रहेगी नियत, चाल एक समान रहती है, लेकिन जो हमारा दिशा बदलती है। और जहाँ पे दिशा बदलती है, वेग है, वेग की दिशा लगातार बदल रही है। देखिए यहाँ पे इधर को डायरेक्शन है, यहाँ पे इधर को, ऐसे हर पॉइंट पे जो वेग है उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। तो वेग की दिशा यहाँ हमको डिफरेंट नजर आ रही है। और एक चीज ध्यान रखें, जहां वेग की दिशा में परिवर्तन होता है, ओके, वहां पर क्या होता है, वेग परिवर्तन होता है। और जहां वेग परिवर्तन होता है वहां पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि ये वृत्तीय गति है, अब वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोणीय त्वरण। वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। और कोणीय त्वरण की जो दिशा होती है वो हमेशा कहाँ को होती है, केंद्र की ओर को होती है। सपोज दैट केंद्रीय त्वरण ए लग रहा है इस पे, वो कहाँ को लगेगा, ऐसे केंद्र की ओर को। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी लग रहा है किधर को, केंद्र की ओर को लग रहा है। केंद्रीय, जैसे जो भी हमारा कोणीय त्वरण होता है उसकी दिशा सदैव किधर को होती है, केंद्र की ओर को होती है। और कोणीय त्वरण आपको पता लग गया होगा, सिंपल सी परिभाषा है। जब कोई भी कण वृत्तीय गति करता है तो कण पर एक त्वरण काम करता है, या कण की गति में त्वरण उत्पन्न होता है, वो जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी को हम कहते हैं कोणीय त्वरण। अब इसके लिए आता है व्यंजक, और व्यंजक निकालना बहुत ही इजी है।
इसे हमने त्रिज्या मान लिया r, ओके। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये विस्थापन है, इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा s। ये विस्थापन हो गया इसका, इसे कहेंगे रेखीय विस्थापन कह देंगे इसको, ओके। और इसके बीच में जो कोणीय विस्थापन होगा या जो कोण बनेगा वो होगा थीटा। कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, ये थीटा, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा थीटा कोण बनता है, ये हमने बता दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसी के जैसा ये त्रिभुज बन गए यहाँ, आप ध्यान देंगे OP1 P2, इसी के जैसा एक और त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर। कैसा, ये देखिए ये B1 के इधर को दिशा है और B2 के इधर को दिशा है, तो ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे हम। ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से अगर बनाएंगे हम तो जो P1 है ना, P1, इस P1 से इसकी दिशा इधर को है, ऐसे करके, ओके। और यहाँ से इस वाले की B2 की P2 से ये ऐसे करके है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है B1 और ये वाला क्या है B2 का सदिश, और इनको ऐसे करके हमने वेक्टर विधि से जोड़ दिया इस तरीके से। तो ये क्या होगा, दोनों का जोड़, यानी कि इसको हम कह देंगे डेल्टा B, ओके। इसे कह दिया हमने डेल्टा B। इसको कह दो A, इसको कह दो A, इसको कह दो B और इसको कह दो Q। ये त्रिभुज है AVQ, ओके। और एक त्रिभुज है यहाँ पे OP1 और ये P2। अब इन दोनों को ही लेके चलेंगे हम, इसका जो व्यंजक है वो हल कर देंगे, ओके। जो हमारा कोणीय त्वरण है इसका हम सिद्ध कर रहे हैं व्यंजक। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन से, OP1 P2, OP1 P2 तथा त्रिभुज यहाँ मान लो QAB, QAB कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ओके। कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो जहां पर भुजा P1 P2 और इसके साथ में हम भुजा लेंगे OP1 बराबर इसके संगत भुजाएं, यहाँ पर थी P1 P2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी A और B। यहाँ पर देखिए इसके साथ ये वाली ली थी, तो यहाँ पर ले लो ये AQ, ये इसके संगत भुजा हो गई। अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो P1 P2 की वैल्यू जो हमारे पास रहती है वो रहती है और डेल्टा S, ओके। यहाँ पे देखिए P1 और P2 इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा S, वो हमने पुट कर दी। OP1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है R, वो भी हमने पुट कर दिया। अच्छा AB की वैल्यू कितनी है, डेल्टा B, ये भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि ये दोनों परिमाण बराबर बराबर हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं V1 का परिमाण इक्वल टू B2 का परिमाण इक्वल टू B, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे क्या, B, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे होना क्या है कि इसको अभी यहाँ पर छोड़ दें हम लोग ऐसे करके, या फिर एक काम करो इसको छोड़ो मत, इसमें डेल्टा T से भाग कर लो। और किससे भाग कर लो, मैं डेल्टा T से, ओके। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कुछ बनाना है मुझे, डेल्टा T से दोनों ओर, एक तरफ नहीं करना है हमको, दोनों ओर भाग करने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर भाग कर रहे हैं किससे, डेल्टा T से। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, बिकॉज हमको यहाँ पे कुछ बनाना है, ओके। इंटू 1 अपॉन R को हमने बाहर कर दिया, आगे लिख लो 1 अपॉन R इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, और 1 अपॉन B को हमने बाहर कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें ना, ये जो R है इसको उठा के इधर ले जाएंगे, अभी चाहे ऐसे ही रहने दो। अब हम इसमें लेंगे लिमिट, दोनों ओर हमको लिमिट लेने पर क्या, यदि सूक्ष्म समय के लिए लिख लो, किसके लिए, सूक्ष्म समय के लिए। अब सूक्ष्म समय हमारा क्या कहता है भाई, सूक्ष्म समय की बात कर रहे हैं तो डेल्टा T टेंड्स टू 0, हमें पता है जब सूक्ष्म समय की बात होती है तो डेल्टा T को 0 की तरफ पोलाइज कर देते हैं। अब इसके आगे की कहानी देखिए, यहाँ पर कैसे स्टार्ट होती है। ये जो डेल्टा 1 अपॉन R तो रहा ऐसे, ओके। और यहाँ पे हमने लगा लिया लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अभी मैं इसको इधर रफ कर दूं, ओके, तभी जगह बन जाएगी हमारे पास। इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, छोटा दिख रहा है। देखिए यहाँ से डेल्टा टी से हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दिया, मतलब समय बहुत सूक्ष्म ले लिया, तो 1/r जैसा है ना वैसा ही लिख लिया हमने, पॉइंट लगा लिया। यहाँ पे इसके लिए लिमिट लगाएंगे हम, क्योंकि समय सूक्ष्म है तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा लिया, बराबर का चिन्ह लगा लिया, और यहाँ पर ये 1/b को हमने यहाँ पे भी पहले कर लिया, और ये आपका हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसको हम कहेंगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब समझने की चीज है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो 1/r, और इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, और बराबर ये 1/b ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। समझिए ये है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको इधर डी एस अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं क्या, v। क्यों भाई, चाल है b, v वेग है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ओके, दूरी बटे समय। अगर d हटा दें तो s अपॉन टी, s क्या है दूरी और t क्या है समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वहीं यहां पर हम कर देंगे dv अपॉन dt, ये होगा ए फॉर एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण। क्यों, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। हम लोगों ने पढ़ा है, त्वरण की परिभाषा पहले पढ़ रखी है कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे लगा दिया वेग परिवर्तन बटे, मतलब इनकी वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो दिस जो है डी एस अपॉन डी टी, इसकी इक्वल हम रख देंगे बी, तो 1/r इंटू का बी, और अपॉन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये ए, ओके। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ, तो बी को उधर के इधर ले आओ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बी और बी ऑलरेडी है तो बी इंटू बी, और इधर क्या बचा केवल ए। भाई त्वरण का हमें तो व्यंजक ही निकालना था, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका आ गया। आगे क्या है भाई, हमने कुछ और भी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि b बराबर आर ओमेगा, हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, तो इसको पुट कर दो इसमें। जब b बराबर आर ओमेगा हम इसमें रखते हैं तो यहाँ पर a इक्वल टू आ जाता है, b की जगह पे हो जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर हो गया, और इसको आगे भी हल कर लो तो ये आपका हो जाएगा a बराबर आर का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर और अपॉन का आर, एक आर से एक आर कट गया, तो आपका आ जाएगा a बराबर, ऊपर भाई क्या बचा, एक आर बचा, और यहाँ बचा ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन होता है कोणीय त्वरण और कोणीय वेग में, ओके। ओमेगा क्या है, यहाँ कोणीय वेग है, और ये क्या है, कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण कोणीय वेग में हमने रिलेशन भी बता दिया। तो ये इसका फाइनल व्यंजक होता है ये वाला b बराबर आर ओमेगा, और हमको मतलब ये त्वरण के लिए यहाँ पर भी हम ये वाला इसका मेन व्यंजक है, ए त्वरण होता है, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, इसको मॉडिफाई करके हम ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये कोणीय त्वरण के लिए हो गया। परिभाषा एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस कण पर केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है, उसी त्वरण को हम लोग कहते हैं कोणीय त्वरण, या कह देंगे वृत्तीय गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय त्वरण, और उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर रहती है। उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि जब वेग की दिशा लगातार बदलती रहेगी, और जब दिशा बदलती है तो वेग में परिवर्तन होता है, और जहां पर वेग में परिवर्तन होता है तो वहीं पर त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और उसी त्वरण को हम लोग कहते हैं कोणीय त्वरण। तो आज के लिए इतना ही, और ये बहुत ही काम का व्यंजक है, ओके। बाकी का आगे का टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, एक एक चीज बारीकी से आपको मिलेगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय फ्रेंड्स।